माला भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से कला ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने मूली के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए माला दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर कला को आज बाहर जाना था, इसलिए वह दोपहर का खाना भी नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही माला कला के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। माला का कहना सुनकर कला मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो आपको कुछ भी काम नहीं रहता। उस टेबल पर चने पड़े हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के माला का मन उदास हो गया। फिर माला धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। कला गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? कला किचन में गई और उसने रसोई में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में डालकर माला के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर कला घर के बाहर चली गई। चावल खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। माला ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में फेंक दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और मजे से खाई और सब बर्तन घिस कर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। कला ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था। दूसरे दिन सुबह माला अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा सुरेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। माला बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगता है तू कर। उसके बाद सुरेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। माला चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वह तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी। सुरेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है। माला सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए सुरेश ने जो कहा उस पर माला ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम किशोर था, एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज कला और सुरेश माला के साथ कैसा सलूक करते थे यह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे माला किशोर को अपने बेटे जैसा मानने लगी। किशोर भी आते जाते माला का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। सुरेश और कला को माला से कुछ लेना देना नहीं था। कला बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। माला तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी माला को बहुत रोना आता था। माला किशोर को अपने मन की बातें बताने लगी। एक दिन उनके किराएदार किशोर उसके पास आया और माला को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर माला की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह माला कला और सुरेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। माला का कहना सुनकर कला बहुत खुश हो गई। सुरेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में माला ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, सुरेश, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, और कला, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और माला हंसकर बोली, यह बात सच है कि वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर सुरेश और कला दोनों ही चौंक गए। सुरेश और कला एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि माला घर छोड़कर चली जाएगी तो वे दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको माला की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। माला का कहना सुनकर सुरेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है। तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। माला गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। सुरेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तू इस घर का वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा।
माला ऊंची आवाज में बोली। मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तो तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर माला अपने रूम में चली गई। सुरेश और कला शांत माला को जाते हुए देखते ही रह गए। माला ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। किशोर की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा।